नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने भी बच्चे इस क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कुछ अलग ही स्तर पर चीजें होंगी। आज के मॉक में जो होगा वो आप देखेंगे ही देखेंगे। कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आप सोच के ये भी सोचेंगे कि क्या ये भी हो सकता है। इस तरीके की चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। हैकर है हैकर, और उसी के साथ चीजों को शुरू कर रहे हैं। और हम कोई आम हैकर नहीं है, थोड़े मजबूत वाले हैकर हैं। तो चीजों को कुछ अलग स्तर पर लेके चलना है। यूपीएसआई का ये मॉक है और यह आपको देखने को मिलेगा मॉक नंबर 5। इससे पहले मैं 4 मॉक करा चुका हूं और चारों के चारों मॉक ही आपको देखने को मिल जाएंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत राणा जीएस पर। ठीक है सर, कैसे कर लेते हैं दिन भर क्लास, ऐसा कुछ बच्चों का कहना है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए मैं ऐसा कर पाता हूं। ठीक है, जैक स्पैरो क्लास के अंदर आ चुका है। सर पहचाना नहीं जैकू मेरे लाल, तुमको तो मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं। आप वही हैं जो समुद्री लुटेरे हैं, लेकिन इसी के तुम्हारे इसी ख्वाब के चक्कर में आपको एक बार गांव वालों ने बहुत पीटा था, मुझे आज भी याद है। चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो चीजों को समझिएगा। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा ही ग्रीनिश हो गया है माहौल। ये लीजिए, हम बात करते हैं यूपी एसआई और कांस्टेबल के लिए ये मॉक चल रही हैं। कांस्टेबल के लिए मॉक चल रहे हैं। दिस इज मॉक नंबर 5। दिस इज मॉक 5 और ओवरऑल मैं यहां पर आपको ठीक ठाक मॉक कराने वाला हूं। एंड लेवल तक मॉक कराऊंगा जब तक आपके एग्जाम शुरू नहीं होंगे। रेगुलर आपका मॉक होगा, तो आप घड़ी का समय बांध लीजिए, मतलब कलाई पर ये चिपका लीजिए कि शाम के 5 बजे का मतलब क्या है, शाम के 9 बजे का मतलब क्या है, 9 बजे का मतलब क्या है। 9 बजे का मतलब है कि यह क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। यह क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। यहां ना सिर्फ आपकी तैयारी बेहतर होगी, प्लस नए नए क्वेश्चंस को देखकर आपको समझ आएगा कि ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंटर आपका यहां पर ये भी है भाई साहब, कि जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी। इसमें आपको यूपी जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, मूल विधि के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मूल यूपी जीके है, मूल विधि है, और साथ में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टैटिक के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और कंप्लीट जीएस के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कंप्लीट जीएस के, और साथ ही जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे कंप्लीट जीएस के बाद, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको साइंस सेक्शन के भी देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल आपका पेपर जैसा फील होगा। पेपर जैसा फील आपको हो जाएगा। ऐसा फील आपको पेपर में ही हुआ होगा या अब होगा। आर यू रेडी फॉर दिस? चलो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये लीजिए, सवाल आपके सामने है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप क्लासेस भी बैक टू बैक करते हो तो कंटेंट पे कब काम करते हो? दिन भले ही यूट्यूब का है, दिन भले ही ऐप का है, रात तो अपनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम पर्सन हु डिवाइस इट इज कनेक्टेड। देखो कुछ क्वेश्चन है आपके, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सवाल आपके सामने है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने है। बताया जा रहा है महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था और रैयतवाड़ी अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। अगर मैं बात करता हूं महलवाड़ी सिस्टम जो आपका स्टार्ट होता है 1830 में आपका स्टार्ट हुआ है या 1822 में आपका स्टार्ट हुआ है। अगर मैं बात करता हूं रैयतवाड़ी सिस्टम आपका साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान, एक फार्मर आपको देखने को मिलता है। इसमें रेट लगता है 10% लगता था रेट। 10% का रेट होता था क्योंकि बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो दलाल नहीं होते थे जो पैसे को बढ़ा दें। तो इस बेसिस पर अगर मैं कहूं, इस बेसिस पर अगर मैं कहूं तो ये करेक्ट है। तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा और टॉमस मुनरो के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ये परफेक्ट है। अगर मैं बात करता हूं जो महलवाड़ी सिस्टम है ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी करेक्ट है। हॉल्ट मैकेंजी के साथ यहां पर चीजें देखने को मिलती है महलवाड़ी से कनेक्टेड। साथ में एक और आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी पूछा जा सकता है। स्थायी बंदोबस्त, यह आपकी सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली 1792 में आती है जॉन शोर के द्वारा। जॉन शोर के द्वारा, जॉन शोर के द्वारा आती है। और इसी के साथ आपको देखने को मिलता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस भी आपको देखने को मिल जाएगा, कॉर्नवालिस भी आपको देखने को मिल जाएगा जो इसको स्टार्ट करने वाला था 1793 में। आगे इनिशियली क्या था, ये 1792 स्थायी बंदोबस्त 93 में बनाया। 92 में जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, जमींदारी सिस्टम ये हुआ करता था। और ये है आपका कहां का, बंगाल का सिस्टम था। ये कहां का था, बंगाल का सिस्टम था। लेकिन अगर महलवाड़ी की बात करता हूं तो यह हरियाणा जैसे राज्यों का सिस्टम था, उस समय तो था भी नहीं। पंजाब जैसे राज्यों का था, वेस्टर्न यूपी जैसे क्षेत्रों का आपको यह सिस्टम देखने को मिलता था। टैक्सेशन रेट 33%, 10%, 50 से लेकर 66%। सबसे ज्यादा जो लोग लुटते थे वो जमींदारी सिस्टम में लुटते थे। करेक्ट आंसर की बात बताऊं, दोनों ही स्टेटमेंट सही है।
बात आई समझ में? दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लीजिए दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यह है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 देखने को मिलता है। Who has the first claim on the property of a Hindu woman dying interstate? अगर हम बात करें हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसको मिलेगा? यदि वह बिना वसीयत के उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह अधिकार किसको दिया जाएगा? इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए और बताइए, ठीक है, याद रखना। फटाफट बताओ, फटाफट बात करते हैं, इसके बारे में बात करिएगा। चर्चा करते हैं, क्या कुछ पर्सपेक्टिव, क्या कुछ एल्गोरिदम आपका होगा जो इसमें चर्चा करेगा। ठीक है, मैं चर्चा करना शुरू करता हूं, ठीक है, फटाफट हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है 1956 में। पहला तो ये समझना कि अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है बगैर वसीयत बनाए तो उसकी संपत्ति पर उसके पति का पहला अधिकार है। हर हस्बैंड हैज द फर्स्ट राइट। एक और सवाल इसी से बनता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट से बनता है कि भाई इसके अंदर अगर हम बात करें पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा कितना होता है? पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा, पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा, ये आपके कई बार बेटी का हिस्सा जो होता है उसके बारे में बताइए। पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा, पोर्शन ऑफ डॉटर इन फादर्स इनकम, पोर्शन ऑफ डॉटर, पोर्शन ऑफ डॉटर, पोर्शन ऑफ डॉटर इन फादर्स इनकम, इन फादर्स इनकम, फादर की इनकम में बेटी का जो हिस्सा होता है बच्चे, ये बराबर का हिस्सा होता है, ये बराबर का हिस्सा होता है। मैं आपको बताऊं बराबर का होता है, लेकिन शुरुआत से नहीं, 2005 में संशोधन हुआ, उसके बाद यह क्लियर होता है कि बराबर का हिस्सा होगा। इक्वली सक्सेशन बटेगा, इक्वली होगा, इक्वली जितना बेटे का हिस्सा है उतना ही बेटी का हिस्सा है 2005 में संशोधन के बाद, राइट, बराबर होगा, ठीक है, बराबर बराबर का हिस्सा रहेगा। ये बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए निम्नलिखित में से किसने उदारवादियों की प्रार्थना की राजनीति के लिए आलोचना करी है? प्रार्थना की राजनीति क्या होती है? द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर कौन करता है? सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर की जाती है जो नरम दल कांग्रेसिया थे, नरम दल कांग्रेसिया थे, वो करते थे आपकी प्रेयर की पॉलिसी। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है? क्वेश्चंस का लेवल कैसा है बताओ जरा। हाउ इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस? बेटा एसआई में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एसआई के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रार्थना की जो राजनीति है ये किसकी थी? सर ये मॉडरेस्ट कांग्रेस की थी, मॉडरेस्ट कांग्रेस की देखने को मिली है आपको, मॉडरेस्ट कांग्रेस की पॉलिसी है, यानी उदारवादी कांग्रेस ऐसा किया करती थी, उदारवादी कांग्रेस ऐसा किया करती थी। उदारवादी कांग्रेस में जो मेजर नाम देखने को मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, ठीक है, और एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और रानाडे, ये कुछ मेजर लोग हैं जो इस तरीके की पॉलिसीज को अपनाते हैं। ये कहते हैं कि हम ब्रिटिशर से प्रार्थना करें ताकि चीजों को अच्छे प्रकार से वो हमारे लिए कर पाए। लेकिन जितने भी हमारे गर्म दल के नेता हैं, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, तीनों ने ही इस चीज का विरोध किया है। हम बात करते 1907 में, 1907 में गर्म दल किसको नेता बनाना चाहता था? गर्म दल किसको नेता बनाना चाहता था? 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 बताइए किसको नेता बनाना चाहता था? 1907 में गर्म दल किसको नेता बनाना चाहता था? करेक्ट आंसर होगा आपके पास लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को नेता बनाना चाहते थे। और यह सूरत के अंदर हुआ था। जीते भी इलेक्शन में लाला लाजपत राय थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि नहीं, हम इनको नेता बनाएंगे तो कांग्रेस एक विवादित संस्था बन जाएगी, इस वजह से हम रास बिहारी बोस को जिताते हैं, ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर आपको यहां देखने को मिलेगा। एक बच्चे का पूछना है कि सर आप किस दल से हैं, गरम दल या नरम दल? बच्चे मैं अभी हूं युवावस्था में, तो अपितु मैं आपको गरम दल से ही प्रतीत होऊंगा, परंतु एक समय होने के बाद आप सोच सकते हैं कि मैं नरम दल से भी हो सकता हूं, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, इस चीज को समझिएगा बगैर परेशानी के। सवाल नंबर 4, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? देखो आपके इसके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाए।
आपके कुछ क्वेश्चन यहां से भी अच्छे लेवल पर आपके पूछे जा सकते हैं, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट। सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल हैं वो कहां पर हैं, फटाफट। गर्मा गर्म आपको देखने को मिलेगा। मार्स सर 84 डेज में, 84 डेज का साल यहां पर होता है। 84 डेज का साल आपको यहां पर होता है, मतलब सूर्य का एक चक्र ये 84 दिन में काट लेता है। सूर्य का एक चक्र 84 दिन में काट लेता है। सूर्य का एक चक्र कितने दिन में काट लेता है? तो सूर्य का एक चक्र 84 डेज में काट लेता है। मरकरी की बात करूं, मरकरी बोलते हैं बुध को बोलते हैं मरकरी। ठीक है, धत तेरी की उल्टा बता दिया। मरकरी ही भाई 84 दिन में काट लेता है। शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक के अम्ल शुक्र ग्रह पर ही है। मार्स को लाल ग्रह बोलते हैं, हमारी रेप्लिका है। मार्स हमारी रेप्लिका है। ये वीनस है। वीनस आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर घने बादल आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल देखने को मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल देखने को मिलते हैं। इस बारे में थोड़ा सा याद रखना। 5वें नंबर का सवाल, अच्छा इसके आंसर भी बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। 5वें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं। 5th नंबर के क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं, इसको भी समझिए फटाफट से, बताइए। भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से लेकर 1901 की अवधि 21 को अवधि को क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन फेज कहा जाता है, डिक्लाइनिंग फेज है, स्टेबल फेज है, स्टैग्नेंट फेज है, गतिहीन फेज है। मतलब जो पॉपुलेशन में वृद्धि है वो कैसे देखने को मिलेगा? ठीक है, चलो याद रखिए। देखो थोड़ा सा हम समझते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आपका अच्छा है। अगर मैं बात करता हूं कौन से नंबर का सवाल था ये, 5वें नंबर का सवाल था। क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर मैं बात बताता हूं, एक्सपोनेंशियली जो फेज है वो 1921 से 51 के बीच में जो चलता है वो ये है। 1921 में पहला दशक है जहां जनसंख्या में कमी आई थी। पहला दशक जब जनसंख्या में कमी आई, जब जनसंख्या में कमी आई, जब जनसंख्या में कमी आई, जनसंख्या में कमी आई थी, कमी आई, ये पहला दशक था। फर्स्ट डिकेड व्हेन द पॉपुलेशन बिकेम फॉल। अगर हम बात करते हैं, इसको स्टैग्नेंट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टैग्नेंट बोला जाता है, गतिहीन है। ठीक है, क्यों था? क्योंकि इस समय मृत्यु दर बहुत अधिक थी, क्योंकि यहां पर मृत्यु दर बहुत अधिक थी। ठीक है, याद रखना, यहां बहुत अधिक मृत्यु दर थी, बहुत अधिक मृत्यु दर थी, बहुत अधिक आपकी मृत्यु दर थी। इस वजह से ऐसा हुआ, बहुत अधिक मृत्यु दर थी, इस कारण से ऐसा हुआ। इस बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी समझते चलना, दूसरा पॉइंट आज ये भी समझते चलना कि जो 1921 है इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी इसी को बोला जाता है, डिवाइडिंग ईयर भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, याद रखोगे? कोई समस्या तो नहीं? चलो आगे हम बात करते हैं। 5वें के बाद 6वें नंबर का सवाल आपका ये रहा, इसके बारे में बताना बगैर परेशानी के। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को देखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित में से कौन नापता है? इसके बारे में बताइए। सब माइक्रोवेव पावर मीटर जो होता है यह आपकी बताता है, कंपन को बता देता है, कंपन को बता देता है। इसमें थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनीमोमीटर जो बताता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। ये किसको बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। बट अगर मैं बात करता हूं एमीटर जो बताता है, एमीटर जो बताता है, एमीटर, एमीटर के द्वारा क्या बताया जाता है वो बताइए। सर एमीटर बताता है इलेक्ट्रिक करंट को, एमीटर बताता है। एमीटर जो बताता है ये इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। इसके बारे में याद रखना। विद्युत धारा को जो मापक है वो एमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो याद रखिए, याद रखिए। ठीक है, बगैर परेशानी के इसके बारे में आप याद रखें। कोई समस्या आपको यहां होनी नहीं चाहिए, कोई समस्या इसमें नहीं आपको होनी चाहिए। क्लियर? ओके, बी होगा एमीटर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिलता है 7वें नंबर का सवाल है। बताओ, ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। एज ऑफ फरवरी 2025, ये है करंट अफेयर का एंड सेंसस का एक मिक्स क्वेश्चन। और कल मैं सेंसस की क्लास भी आपकी लेने वाला हूं। सेंसस के अच्छे क्वेश्चन की क्लास लेने वाला हूं जो आपको देखने को मिलेगी आपके अपने यूट्यूब चैनल चित्राना जीएस पर दोपहर में 3 बजे। ठीक है, कल दोपहर में 3 बजे भी क्लास होगी, क्लास नहीं रुकेगी। ठीक है, रउआ कैसन बानी? मजा बानी, बहुत रउआ मजा खेलत बा। अगर पूछे कि फरवरी 25 में जो अनुसूचित जनजाति है इसके व्यक्ति भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत बचे हैं,
दैट इज 8.6%। पूछा जा सकता है शेड्यूल्ड ट्राइब का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां पर है, शेड्यूल्ड ट्राइब मैक्सिमम कहां पर है, एमपी में है, एमपी में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं शेड्यूल्ड ट्राइब जो है इसका हाईएस्ट जेंडर गैप आपको कहां देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर आपको जो जेंडर गैप आपको देखने को मिलेगा, जेंडर गैप या फिर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं उसको, लिंगानुपात, लिंगानुपात सेक्स रेशो, लिंगानुपात जो आपको देखने को मिलेगा, लिंगानुपात मैक्स आपको कहां देखने को मिलेगा, सेक्स रेशो आपको कहां देखने को मिलेगा मैक्सिमम, सर ये देखने को मिल जाएगा आपको गोवा में, गोवा में देखने को मिल जाएगा। लिटरेसी की भी बात करूं, लिटरेसी आपको जो देखने को मिल जाएगा दैट इज अगेन इन गोवा, गोवा में ही लिटरेसी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 के बाद 8वें नंबर के सवाल के बारे में। बताइए 8वें नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आपसे पूछा गया है एक सरकारी विभाग ने आदेश जारी किया कि एक मार्केट क्षेत्र में लाउड स्पीकर उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाए। प्रकाश इस आदेश की अवहेलना करते हुए लाउड स्पीकर का उपयोग करता है, शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया जाता है। मान चलो क्लास के अंदर कोई छात्र है, मैं ले लेता हूं एक बच्चे को दबोचते हैं क्लास के अंदर, एक बच्चे का नाम है धनंजय कुमार, लो भाई धनंजय को यहाँ पे दबोच लिया गया है, नाम है इनका धनंजय, धनंजय। मान के चलो मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, ठीक है, डीएम पोस्ट पे मानोगे तुम मुझे, इससे नीचे मानोगे तो बहुत पिटोगे, मुझे डीएम मानो तुम, मैं हूं डीएम, ये मैं हूं, ठीक है, याद रखना डीएम हूं जी मैं। मैंने बोला कि सुन भाई धनंजय, कमेंट मत करियो वरना दबोच दिया जाएगा, नो कमेंट पॉलिसी अपनाओ। धनंजय को मैंने कहा कि धनंजय डीजे बना दिया जाएगा अगर तुमने कमेंट करी, लेकिन धनंजय नहीं माना। धनंजय ने कहा कि मेरा रौला पूरे मोहल्ले में है, मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, चलो तो इसके हम बात करते हैं, धनंजय ने किस चीज का उल्लंघन किया। मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, सरकारी विभाग पब्लिक सर्वेंट एक में ही कंसीडर हो जाएंगे। अब बताइए कौन से इसके अंदर धारा लगेगी। ठीक है, चलो बात हम करते हैं फटाफट से, सजा कितनी मिलेगी, क्या कुछ इसके अंतर्गत मैटर रह सकता है। देखो सबसे पहले मैं सारे ऑप्शंस बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है धारा 292, इसमें क्या होता है, ऐसे उपद्रव मचाना जो कहीं और उल्लेखित नहीं है, 1000 रुपए का फाइन लगता है। यह है लोक उपद्रव मचाना, लोक उपद्रव जो कहीं और नहीं है, लोक उपद्रव जो कहीं नहीं है, जो कहीं और नहीं है, कहीं और संहिता में नहीं है, कहीं और संहिता में नहीं, संहिता में नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 1000 का फाइन है, 1000 फाइन देखने को मिलेगा, 1000 फाइन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट धारा 293, धारा 293 ये मैटर है, अगर लोक सेवक के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करते हो तो दबोचे जाओ, 5000 तक का जुर्माना, 6000 तक की 6 महीने तक की सजा, 6 मंथ तक की सजा है, 6 मंथ सजा, और या एंड और इधर का केस है, हाँ 5000 तक का जुर्माना, 5000 जुर्माना, 5000 जुर्माना, जुर्माना। मैंने आपको किसी एक दिन याद होगा, मैंने आपको एक लेटर दिखाया था जिसपे लिखा हुआ था जीत सिंह राणा मस्ट बी प्रेजेंट हियर। उसमें जो धारा लिखी हुई थी वो 293 लिखी हुई थी कि अकॉर्डिंग टू द BNS 293, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 35293 दिस पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट इन द पुलिस स्टेशन नेम दिस, ऐसे उसमें लिखा हुआ था। इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है। चलो बगैर परेशानी के इसके बारे में याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। 294 का मतलब होता है अश्लील सामग्री प्रोड्यूस करना, ठीक है, अश्लील सामग्री प्रोड्यूस करना आपको देखने को मिल जाएगा, अश्लील सामग्री प्रोड्यूस करना देखने को मिल जाएंगे, अश्लील सामग्री प्रोड्यूस करना यहां आएगा, अश्लील सामग्री प्रोड्यूस करना, अश्लील सामग्री प्रोड्यूस करना, अश्लील सामग्री प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना आपको यहां देखने को मिल जाएगा, अश्लील सामग्री प्रोड्यूस करना आपका आएगा। और धारा 188 भी आपको देखने को मिलेगा, धारा 188 भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, सिक्का बनाने के उपकरण को चुराना, ठीक है, मिंट प्रोडक्ट्स को चुराना, ठीक है, इस स्टोल मिंट प्रोडक्ट, स्टोल टकसाल प्रोडक्ट्स, टकसाल प्रोडक्ट, इसमें 7 साल की सजा है, इसमें 7 साल की सजा है। अगर आप टकसाल में से कोई प्रोडक्ट चुराते हो इसमें 7 साल की सजा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 9वें नंबर का सवाल, 9वें नंबर का सवाल यहां बताया भी गया है, 9वें नंबर के सवाल की भी हम चर्चा करते हैं। एक क्षण की प्रतीक्षा करना लल्ला, एक क्षण की प्रतीक्षा और देखिए फिर सब कुछ बेहतरीन दिखाई देगा। आप ये मान लीजिएगा लल्ला कि माहौल पूरा वेवी है, माहौल पूरा वेवी, ठीक है। छोटी मोटी बातें आप करके करेंगे क्या,
खुल के खेलेंगे वही अच्छा होगा और तुम्हें भी बढ़िया लगेगा भाई जी। क्या बोले, बोले तो एकदम सेट मैटर आपके लिए, ठीक है। आज फाइल को ठीक से अरेंज नहीं किया जा सका क्योंकि क्लासों का थोड़ा सा भार मेरे कंधों पर अधिक था। लीजिए सवाल मुझे बताइए। कैलाश एक मंदिर के पास बैठा था, सवाल बढ़िया है। कैलाश बैठा था एक मंदिर के पास, उसने जानबूझकर मंदिर की मूर्ति पर पत्थर फेंके और उस फर्श पर धार्मिक चिन्हों को नुकसान पहुंचाया ताकि लोग इसका अपमान महसूस करें। लोगों ने उसकी हरकत देखकर शिकायत दर्ज कराई। कैलाश पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी, फटाफट बताओ। कैलाश पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? बढ़िया सवाल है। कैलाश को उठा लिया जाएगा उसके घर से, लेकिन धारा कौन सी लगेगी वो आपसे पूछा गया है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। देखो बहुत आसान है, मैं सिर्फ इसके करेक्ट आंसर की बात करता हूं। बेटा करेक्ट आंसर होगा 298। 298 क्या होता है? धार्मिक मामलों को छेड़कर दंगा भड़काना। धार्मिक मामलों को छेड़कर दंगा भड़काना, 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों। धार्मिक मामले छेड़कर दंगा भड़काना, धार्मिक मामले छेड़कर, धार्मिक मामले छेड़कर, छेड़कर दंगा भड़काना, दंगा भड़काना, दंगा भड़काना, यह आपको देखने को मिलेगा। धार्मिक मामले छेड़कर दंगा भड़काना, 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना, और दोनों। जुर्माना और या एंड का केस है, ठीक है, याद रखना। धारा 200 ये। अब ये सवाल आपको कौन सा देखने को मिलेगा अपना? 8, 9, 10वें नंबर का सवाल है। बताइए निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार को उल्टा पिरामिड होता है? Which ecosystem has an inverted pyramid of biomass? बायोमास का उल्टा पिरामिड आपको कहां देखने को मिलता है? बायोमास का उल्टा पिरामिड आपको कहां देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। उल्टा पिरामिड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, फटाफट बताएं। उल्टा पिरामिड, देखो जो तालाब जो होता है, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बारे में बात करते हैं। किस चीज का? तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र आपको देखने को मिलता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम, ठीक है। चलो प्रशांत कंबोज कुछ कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकाश, प्रशांत कंबोज भाई, ठीक है। पॉन्ड के इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, पॉन्ड के इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो पॉन्ड का जो इकोसिस्टम होता है उसमें उल्टा होता है। यहां पर जो आपकी तालाब की ऊपरी सतह होती है, छोटी मछलियां अधिक होती हैं। तालाब की ऊपरी सतह जो होती है उसमें छोटी मछलियां होती हैं ज्यादा, तो यह उल्टे परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, याद रखना। जब हम सबसे नीचे गहराई में जाते हैं तो प्रेडिटर्स की संख्या तो घट जाती है, उनका साइज बढ़ जाता है, उनका साइज बढ़ जाता है, थोड़ा सा याद रखना। यहाँ प्रेडिटर्स भी कम होंगे, उनका साइज भी ज्यादा होगा, या प्रेडिटर्स भी ज्यादा होंगे, उनका साइज भी कम होगा। तालाब का परिस्थितिकी तंत्र जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 11वें नंबर का सवाल। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? अफ्रीका के अंदर कालाहारी डेजर्ट है या किस प्रकार का रेगिस्तान है? या किस प्रकार का रेगिस्तान है, फटाफट बताओ। अफ्रीका का कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? 9.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर्स में फैला हुआ है, 9.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर्स में फैला गया है। जो कालाहारी है अफ्रीका के अंदर, ये 9.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर्स में फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 9.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसके बारे में आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? सर ये उपपोषणीय, किसमें? उपपोषणीय आपको देखने को मिल जाएगा। यह आपका सब ट्रॉपिकल है, उपपोषणीय है ये, जैसे सब ट्रॉपिकल उपपोषणीय। प्रणाम भाई प्रणाम। क्लास को लाइक भी कर दो यार, आप लाइक नहीं करते गलत बात है। इतने अच्छे सवाल ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, है ना। 12वें नंबर का सवाल बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शन? कुछ इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो इसके बारे में बताइए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आप बताइए। देखो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं सिफिलिस, जो मेल जेनाइटल का है, मेल जेनाइटल का है सिफिलिस, इसको उपदंश बोलते हैं, सिफिलिस होता है, जो कि आपका एक सेक्सुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शन है। अगर टाइफाइड की बात करते हैं तो यह आपका बैक्टीरिया से होता है। हाँ, कॉलेरा इज अ वायरस, रेबीज इज आल्सो अ वायरस। कॉलेरा, रेबीज इज अ वायरस, टाइफाइड इज अ बैक्टीरिया, एंड हियर द सिफिलिस, सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ओके, याद रखिए। 13वें नंबर का सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? आप सोच रहे होंगे सर साइंस के इतने क्वेश्चन तो आते नहीं है, आज आपने साइंस इतनी क्यों भर दी? देखो होता क्या है, मैं रोज आपको सेम टू सेम कॉन्सेप्ट नहीं रख सकता। मुझे क्या करना होता है, ठीक है, मुझे क्या करना होता है, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मिक्स करना होता है। इस वजह से मैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मिक्स करके लेके आता हूँ। कभी कभी मैं साइंस का वेटेज बढ़ा देता हूँ, कभी कभी मैं योजनाओं का वेटेज बढ़ा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आप भी समझा कीजिए कि चीजों को अच्छा करने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करता हूं मैं, वो मिक्सिडिमा आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिडिमा आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक जेनेटिक डिसीज नहीं है। वर्णांधता, हीमोफीलिया और आपका एल्बिनिज्म, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। दीज ऑल थ्री आर कॉल्ड एज, अच्छा हीमोफीलिया तो शाही रोग भी कहलाता है क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को भी था, ठीक है। लेकिन हम मिक्सिडेमा की बात करते हैं तो एक जेनेटिक डिजीज नहीं है। मिक्सिडेमा इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज, ठीक है, याद रखना। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम होने की वजह से ये हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कम होने की वजह से हो जाता है। जीवन जाट देसी लड़का कह रहा है भाई साहब यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बाबू सारे प्रीवियस ईयर नहीं है देसी जाट भाई, कुछ नए भी हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल एकदम इस लीग से हटके नहीं चल सकते, थोड़ा देखना पड़ता है। 14वें नंबर का सवाल बताइए। अच्छा ये बताना ये किस पेपर में आ रखा है? अगर ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, ये तो आया नहीं है किसी में, ये भी नहीं आया किसी के अंदर, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया किसी में, ठीक है। और ये बीएनएस का तो क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है। तो यार थोड़ी सी मतलब मैं आपसे बस उम्मीद करता हूं, ज्यादा समझदारी की उम्मीद नहीं करता मैं आपसे, थोड़ी सी समझदारी की उम्मीद करता हूं, कृपया थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। बताइए सबसे गहरी लेक आपको कौन सी देखने को मिलती है? बैकॉल लेक की बात करें, लूच लोमोंड है, सबसे गहरी लेक की बात कर रहे हैं। फटाफट हम बात करते हैं बगैर किसी परेशानी के। सर रूस के अंदर साउथ साइबेरिया के अंदर देखने को मिलती है, रूस में साउथ साइबेरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए रूस में देखने को मिलती है, रशिया में साउथ साइबेरिया है, रशिया के अंदर है साउथ साइबेरिया, रशिया में है जी साउथ साइबेरिया, साउथ साइबेरिया आपको देखने को मिलता है। वहीं रशिया के साउथ साइबेरिया में आपको देखने को मिलती है बैकाल लेक है, लेक बैकाल है जो देखने को मिलती है। विश्व की सबसे गहरी झील भी वही है, लेक बैकाल, लेक बैकाल सबसे गहरी झील भी यही है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन है, कैस्पियन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी होती है तो कैस्पियन लेक होती, सबसे बड़ी होती, सबसे बड़ी लेक होती तो लेक कैस्पियन होती, सबसे बड़ी होती तो होती लेक कैस्पियन, लेक कैस्पियन, लेक कैस्पियन होती सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी लेक कैस्पियन हो जाती। पूछा जाता है सर्वाधिक लवणीय, वॉन झील होती तुर्की की। लवणीय की अगर मैं बात करता, लवणीय मैक्सिमम लवणीय होती, लवणीय आपको जो देखने को मिलती है वो वॉन झील ऑफ टर्की होती है। वॉन लेक होती, वॉन लेक जो कहां की है, टर्की की वॉन लेक है, टर्की की वॉन लेक वो हो जाती है, कहां की होती है, टर्की की वॉन लेक, ठीक, याद रखना। 15वें नंबर का सवाल बताइए, ये भी प्रीवियस ईयर है ना। जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकृत कार्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा गैर कानूनी सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों के किस धारा का प्रयोग किया जाएगा? अगर कहीं पर डिसबर्जिंग करनी है, अनलॉफुल असेंबली की, तो वहां किसका प्रयोग किया जाता है? सर वह आपको देखने को मिलता है बीएनएसएस 149, इसी के थ्रू आपके इनको तितर-बितर किया जाता है। थोड़ा सा याद रखेंगे, बीएनएसएस 149 याद रखना सीधे तौर पर, ठीक है। 16वें नंबर का सवाल ये रहा, सीधे बताएंगे। बीएनएसएस की 107 की धारा, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की कुर्की के संबंध में न्यायालय के या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देता है तो क्या होगा? एक्स पार्टी आदेश जारी किया जा सकता है। ये मैं पहले भी रिपीट करा चुका हूं, ये रिपीट क्वेश्चन है, आगे से ऐसा नहीं होगा, एक रिपीट क्वेश्चन आ गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। 17वें नंबर का सवाल मुझे बताएंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द 43 लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। लोकमान्य तिलक जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? लोकमान्य तिलक अवार्ड इस बार मिला है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है। लोकमान्य तिलक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। और दूसरा पॉइंट है कहां, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो हम पॉइंट की बात करते हैं, वह कौन है सर? बात याद रखना, नितिन गडकरी आपको देखने को मिल जाएंगे, नितिन गडकरी जी को यह मिला है,
किसको? नितिन गडकरी जी को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। 18वें नंबर का सवाल है, बताइए पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष लाया गया था? ये है प्रीवियस ईयर, ये आ चुका है आपके यूपी पुलिस के अंदर, वो भी 2024 में। तो ये है प्रीवियस ईयर, मैं खुद कहूंगा दिस इज प्रीवियस ईयर। मुझे पता है बच्चे कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं है, मुझे पता है इस बारे में। फटाफट बताएं। देखो कुछ अधिनियम है, इसका तो करेक्ट आंसर होगा जय महिष्मति 1960, 1960। पर कुछ और एक्ट भी हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जा सकता है, प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट पहले टाइगर बता दीजिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट बता दीजिए, ये पूछे जा सकते हैं। एलिफेंट आप बता दीजिए कब कब हुए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, एनवायरमेंट एक्ट हो गया, एनवायरमेंट एक्ट आपका हो गया, एनवायरमेंट एक्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, जैव विविधता एक्ट हो गया, डाइवर्सिटी एक्ट हो गया, जिसको बोलते हैं जैव विविधता आपका एक्ट हो गया। तो इन सब के बारे में बात करते हैं, यह कैसे कैसे काम करेंगे, ये कैसे कैसे काम करेंगे, सबकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जरा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992-93, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एनवायरमेंट एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। थोड़ा सा ऐसे ऐसे आपके बन सकते हैं, ठीक है, याद रखना, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, याद रखेंगे, कोई समस्या है? ओके, ठीक है भाई। 119th सेल्फ शाउट मैं बना दूंगा, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा इनके बारे में। 19वें नंबर का सवाल आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था सन 2000 में, ठीक है, ये सन 2000 में किया गया था, जब इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, उत्तरांचल इसका नाम रखा गया था। और ये कब की बात है बच्चे? ये है 9th ऑफ नवंबर की बात है। बट 15 नवंबर में झारखंड बना था, और आगे 2007 में जाकर हमें पता लगता है ये क्या बन जाता है सर, 2007 में जाकर यही उत्तराखंड बन जाता है, यही उत्तराखंड बन जाता है। इट बिकेम उत्तराखंड इन ईयर 2000, इट बिकेम उत्तराखंड। बात सही है? चलो नेक्स्ट है 20वें नंबर का सवाल है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बोल किसको कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द हाई शुगर प्रोडक्शन चीनी का बोल किसको कहा जाएगा? चीनी का बोल किसको कहा जाएगा, फटाफट बताइए। हाई शुगर केन प्रोडक्शन की वजह से उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है हाई प्रोडक्शन की वजह से। 21वें नंबर का सवाल है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये महालल्लू सवाल है, ऐसे सवाल नहीं आ सकते, अब नहीं आ सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा था तो डाल दिया है। हाँ, इसमें एक सवाल हम इसको रिपीट करके बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम काटते हैं और इसकी जगह में नया क्वेश्चन डालता हूं, इस क्वेश्चन की जगह में नया क्वेश्चन डालता हूं, क्योंकि इतना भी लेवल लल्लू नहीं होगा। चलो चर्चा करते हैं, एक मस्त सवाल बनाता हूं मैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड बनाना है तो ये लीजिए, राष्ट्रपति क्वेश्चन नंबर का था ये, 21वें नंबर का सवाल है, बताइए राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा वीटो का हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा, हाँ 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 हाँ, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनयन, 12 सदस्य मनोनयन किस प्रकार की शक्ति है? मनोनयन किस प्रकार की शक्ति है? 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 विच काइंड ऑफ पावर इट इज? राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, किस प्रकार की शक्ति है? ठीक है, चलो तो बताओ फटाफट से कहां की शक्ति है। मैं बात करता हूं, यह एग्जीक्यूटिव है, यानी ये क्या यह आपकी कार्यकारी है, क्या यह विधायी है, क्या ये लेजिस्लेटिव है? लेजिस्लेटिव है, मतलब इसका क्या ये विधायी है, क्या यह न्यायिक है, क्या ये न्यायिक है, या क्या यह डिस्क्रिमिनेटरी पावर है? डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है विवेकीय शक्ति है, विवेकीय शक्ति आपको देखने को मिलती है। तो किस प्रकार की शक्ति ये है? करेक्ट आंसर है दिस इज लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, चलो यह आपकी विधायी शक्ति है,
राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन विधायी शक्ति है। वीटो इज डिस्क्रिमिनेटरी, वीटो है विवेकीय, वीटो विवेकीय है बच्चे, वीटो विवेकीय हो जाएगी वीटो, ठीक है, याद रखना। विधायी में और पावर है, जैसे 86 विधायी है, 87 विधायी है, 108 विधायी है, 123 विधायी शक्ति है, ये सब विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, तो थोड़ा सा याद रखना, कार्यकारी नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं 22वां सवाल, बताएं भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष हुआ था? 1853। बहुत आसान है, इस तरीके का क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, पर क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, मैं इसको भी चेंज करके आपके लिए नया क्वेश्चन बना देता हूं, आप मुझे बताएंगे यहां पर, ठीक है, याद रखना। डलहौजी के द्वारा, डलहौजी द्वारा, ठीक है, एक कार्य किया गया था, इसको हम बात करते हैं। किस समिति का गठन भारतीय सिविल सेवा सुधार के लिए किया था? भारतीय सिविल सेवा में सुधार के लिए किया, भारतीय सिविल सेवा में सुधार के लिए किया, भारतीय सिविल सेवा में सुधार के लिए किया, सुधार के लिए किया। हुआ क्या है कि जो हमारे टाइपिस्ट है उन्होंने कांस्टेबल के लेवल को मैच करने के चक्कर में क्वेश्चंस को ऐसे किया है, राइट। बट हम बात करते हैं किस समिति का गठन यहां डलहौजी के द्वारा किया गया। डलहौजी के द्वारा मैकॉले कमेटी बनाई गई थी, मैकॉले कमेटी बनाई गई थी, आंसर ही बता रहा हूं सीधे, किस समिति को किया था? मैकॉले समिति का किया था। और मैकॉले समिति के द्वारा ही भारत के अंदर क्या किया गया? 1854 में मैकॉले समिति ने 1854 में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी आधार बनवा दिया, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी आधार बनवा दिया, सेवा के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनवा दिया, के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनवा दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनवा दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनवा दिया। दूसरा पॉइंट है, जैसे डलहौजी है, मैं डलहौजी के बारे में चर्चा करूं, ये 1848 से 56 के बीच में रहा था, अपनी हड़प की नीति के लिए फेमस था। इसके मन में विचार था कि भारत में डाकघर अधिनियम के साथ साथ ये भारत के लिए एक काम और भी करे कि भारत को कैपिटल को शिमला ले जाए, बट कभी कर नहीं पाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते 23वें नंबर का सवाल है, ये भी कभी नहीं आ सकता। 23वें नंबर का सवाल है, ये पूछा जा सकता है किस आर्टिकल में उल्लेखित है, या किस आर्टिकल में उल्लेखित है। ये आर्टिकल 64 में आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 89 में भी इसका उल्लेख हो सकता है। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कौन सा पेपर में आ रहा है। ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसका कोई वेतन नहीं होता है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, वो वेतन लेता है राज्यसभा का सभापति होने के नाते। बहुत आसान सवाल है, बहुत बेहतरीन। 24वें नंबर का सवाल आप बताइए, 24वें नंबर का सवाल बताओ। वह शासक जिन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। देखो अब इससे रिलेटेड जो सवाल है, मैं इसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछ सकता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई साहब जो आपको देखने को मिलती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी आपकी कब होती है, या ट्रीटी ऑफ मद्रास है, पौंडीचेरी है, मद्रास की बताइए, ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई है? ट्रीटी ऑफ मद्रास कब आपको देखने को मिलती है? सर ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है 1769 में। किस किस के बीच में होती है सर? मैसूर के एंड ब्रिटिश के बीच में होती है, ब्रिटिश के बीच में होती है। ये जीता कौन था बैटल? क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल आपको देखने को मिला था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर जो बैटल था 1967 से 69 तक देखने को मिला था, 1767 से 69 तक देखने को मिला था, 1767 से 69 तक देखने को मिला था, और 67 के अंदर ही आपको पता लगेगा कि 67 से 69 तक चलते हुए ही मैसूर ब्रिटिश के बारे में अगर हम बात करें तो ये संधि हुई थी। दूसरी संधि जो दूसरा बैटल जो होता है, दूसरा 1780 से 84 होता है, इसमें हैदर अली मारा गया था। उसके बाद जीते कौन थे? ब्रिटिश जीते थे, इसमें मैसूर जीता था, आगे में ब्रिटिश जीते हैं। तीसरा बैटल होता है 1790 से लेके 92 तक, और चौथा बैटल होता है 1799 में। तीन संधियां हैं, मद्रास संधि, मंगलौर संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि। चौथे में टीपू सुल्तान भी मारा गया, वेलेस्ली ने उसको मार दिया है, वेलेस्ली ने उसको मार दिया है। करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, यहां टीपू सुल्तान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना। सर यूपीएससी पॉलिटी 2017-21 के पीवाईक्यूएस कैसे मिलेंगे? और किसी का भी डाउट है क्या? ये क्या आप भी यूपीएसआई 2017 और 21 के पीवाईक्यू करना चाहते हैं, जैसे ये छात्र करना चाहता है? कोई और भी है ऐसा है तो मुझे बताओ, एक बार मैं आपको एक बार में सॉल्यूशन दे देता हूं। 25वें नंबर का सवाल बताइए, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित हुई है?
सर उत्तर प्रदेश में कब हुई है? उत्तर प्रदेश में मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं 1862 में बनती है कोलकाता में, कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी 1866 में। और ये आगरा में ट्रांसफर कब हुई है? आगरा में होती है 1869 में। पहले जज का नाम बताइए, पहले जज जो यूपी में देखने को मिले हैं सर, उनका नाम है वॉल्टर मॉर्गन, उनका नाम है वॉल्टर मॉर्गन, वॉल्टर मॉर्गन देखने को मिल जाएंगे। यूपी में वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? 160 देखने को मिल जाएगी। वर्तमान में यूपी में जजेस कितने हैं? जजेस वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जज की संख्या कितनी देखने को मिल जाएगी सर? 160 देखने को मिल जाएंगे, जो मैक्सिमम जजेस आपको देखने को मिलते हैं किसी भी स्टेट में, राइट? याद रखना। देखो, अगर कोई भी बच्चा है जो चाहता है यूपीएसआई के 2017 और 21 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप सर्च कर लेना, ठीक है? आप सर्च कर लेना पॉलिटी वन शॉट बाय जीत राणा, यूपीएसआई मिल जाएंगे। पॉलिटी क्वेश्चंस ये रहे बच्चे, जिसको चाहिए पॉलिटी के क्वेश्चंस, एक तरफा आप आइए, यहां पर इधर आएंगे आप प्लेलिस्ट में, और पॉलिटी के क्वेश्चंस की ये रही, ये सीधा पेपर में छपने वाले सवाल। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यूपीएसआई के यहां करा रखे हैं, एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, और मोर देन 9000 लोग इसको देख चुके हैं। कमाल की बात है, 2 महीने में 2 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएसआई के, यूपीएसआई 2021 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रख लेना। उस टाइम में जवान हुआ करता था, ये तब की है, अब तो बुढ़ापा आ रखा है। 26वें नंबर का सवाल आप मुझे बताइए, 26। मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली उत्तर और दक्षिण भारतीय शैली का मिश्रण है? सर दैट इज बेसरा शैली, मिश्रा शैली देखने को मिलती है। नागरा का जो उद्गम होता है, यह गुप्त काल के समय हुआ था, गुप्त काल के समय हुआ था, और यह 5 चरणों में हुआ है, 5 चरणों में हुआ है, 5 चरणों में। 5 चरणों का मतलब 5 फेसेस इसमें आपको देखने को मिले। कितने फेसेस हैं इसमें? 5 फेसेस आपको देखने को मिले हैं नागरा शैली में, ठीक है? चलो याद रखिएगा, तगड़ा सवाल है। 27वां आप बताएंगे, इसके अंदर राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द राइट टू प्रोवोक प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट? प्रेसिडेंट रूल एक राज्य में लगा हुआ है, उसको प्रोवोक करने की शक्ति किसके पास है? बताओ, थोड़ा सा बताइए, राष्ट्रपति शासन को किसके पास यह शक्ति? राष्ट्रपति शासन के लिए अनुमोदन कौन कर सकता है और किसके कहने पर अनुमोदन होता है? सर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 में आपको देखने को मिलता है। एडवाइस कौन देता है राष्ट्रपति शासन के लिए? एडवाइस किसके द्वारा दी जाती है? एडवाइस राज्यपाल के द्वारा दी जाती है, राज्यपाल द्वारा। और इसका अनुमोदन जो है, ठीक है, अप्रूवल जो है, अनुमोदन अर्थात अप्रूवल जो है, वो 2 माह के भीतर मिलना जरूरी होता है। वापस लेने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। और याद रखना, इसका अप्रूवल 2 महीने में मिल जाना चाहिए। अप्रूवल इसका कितने समय में मिल जाना चाहिए? 2 मंथ्स का समय होता है, 2 मंथ्स का समय होता है। अनुमोदन के लिए समय कितना होता है? 2 महीने का। एक और पॉइंट इसमें समझना कि राष्ट्रपति के द्वारा एक और काम यहां पर किया जाता है कि जब वह राष्ट्रपति शासन को लागू करता है तो अधिकतम कितने समय के लिए कर सकता है? 3 इयर्स तक के लिए कर सकता है। मैक्स ड्यूरेशन इसकी 3 इयर्स इसकी मैक्स ड्यूरेशन है, इससे अधिक नहीं हो सकती। मैक्स ड्यूरेशन 3 साल है और एक बार में 6 महीने है। 28वां सवाल, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? कितने लाख वर्ग किलोमीटर भारत का आपको एरिया देखने को मिल जाएगा? देखो मुझे याद है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। 3.28। 29वें नंबर का सवाल है, 29वां, भारत माता मंदिर आपको कहां देखने को मिलता है? वाराणसी में देखने को मिलेगा भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर आपको कहां देखने को मिलता है? सब भारत माता वाराणसी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? याद रखना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसलिए बता दे, वरना मैं नहीं बता। 30वें नंबर का सवाल ये है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को क्वेश्चन मार्क के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। द यूनाइटेड कमीशन ऑन ह्यूमन राइट वाज रिप्लेस्ड बाय यूनाइटेड कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है? जो यूनाइटेड कमीशन था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इसको किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। 2006 में बनता है, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। करेक्ट आंसर याद रखना, ह्यूमन राइट के बारे में, ह्यूमन राइट के बारे में याद रखना। इसके लिए भारत में 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनता है। वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके जज हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या चीफ जज ही यहां पर पहुंच सकता है, ठीक है? चलो लखनऊ से प्रणाम, प्रणाम भाई साहब। 31वां सवाल मुझे बताइए,
क्वेश्चन मार्क वाज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट इंडियाज काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज। भारत की काउंटर टेररिज्म जो चीजें हैं, ठीक है, काउंटर टेररिज्म जो चीजें हैं उनके बारे में बात करता हूं। आतंकवादी गतिरोधी घटनाओं के लिए, ठीक है, घटनाओं के लिए आपका क्या चीज यहां पर बनाई गई है, फटाफट बताइए। जब 26/11 का अटैक इंडिया में हुआ, जब 26/11 का अटैक इंडिया में हुआ, उसके बाद आप देखेंगे इसकी स्थापना की जाती है। इसको बोला जाता है नेट ग्रिड, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है, नेशनल ग्रिड इसको बोला जाता है, नेशनल ग्रिड इसको बोला जाता है। तो ये दिस इज नेट ग्रिड, नेट ग्रिड है, करेक्ट आंसर है। 32वें नंबर का सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप को दर्शाता है? ठीक है, बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर को दर्शाता है, बताइए कि सेंटर के अंदर भी पार्लियामेंट फॉर्म है, ये दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, फटाफट बताओ। सेंटर की बात की जा रही है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, सेंटर की बात की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। बताओ फटाफट से। देखो करेक्ट, हम आंसर की बात कर लेते हैं, व्हाट कुड बी अ करेक्ट आंसर। हम लेते हैं सीधा 74 और 75, क्योंकि सेंटर की बात की गई है, यही पार्लियामेंट्री फॉर्म को दर्शाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारी वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, ये वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे डिपेंड करती है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पे डिपेंड करती है। और इसके बारे में याद रखना कि सर यह आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत, 74 और 75 के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे और कोई समस्या नहीं होगी। 33वें नंबर का सवाल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट कब पारित होता है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट कब पारित होता है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट कब पारित होता है? एनआईए की बात की जा रही है, 26/11 के बाद ही हुआ था, ये भी एनआईए की बात की जाती है, 26/11 के बाद ही हुआ था एनआईए 2008। नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी, नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी 2008 में आपको देखने को मिलेगा, एनआईए 2008 में आपको देखने को मिलेगा, एनआईए 2008 में आपको देखने को मिल जाए। शामली से, अच्छा यशु भाई क्या हाल से है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, 34वें नंबर का सवाल है, पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से छपता है? अच्छा, हमारे जो नजदीकी देश हैं उनके न्यूज़पेपर भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें आप मुझे बताएंगे ये करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। सर अगर मैं बात करूं, चाइना जो है पीपल्स डेली समाचार पत्र को छापने वाला देश है, चाइना, आप देखेंगे चाइना पीपल्स डेली समाचार पत्र को छापने वाला देश है। बताइए समाचार पत्र इस देश से छपता है, पीपल्स डेली न्यूज़पेपर इज पब्लिश फ्रॉम विच कंट्री? दिस कंट्री, ठीक है, याद रखना, याद रखेंगे। कब हुआ था? 1948 में बना था पीपल्स डेली, 48 में बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35वें नंबर का सवाल है, भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नया क्वेश्चन है, ठीक है, नया क्वेश्चन है, बताइए इसके बारे में। अगर पूछा जाता है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं, सही है। विधायक द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी? बिल्कुल भी नहीं। ये सिफारिशें जो होती हैं ये संसद में पारित होती है, संसद में पेश होती है, पहले इनका संसद में पेश होना और पारित होना जरूरी है संसद से, यह आर्टिकल 281 में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है, वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बिल्कुल नहीं करता, वो 281 करता है। ओनली फर्स्ट करेक्ट होगा, ओनली ये होगा भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। 36वें नंबर का सवाल है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ गुड्स एंड सर्विस काउंसिल? आर्टिकल 279 ए के अंदर आपको जीएसटी काउंसिल देखने को मिलती है, 33 लोग होते हैं, स्ट्रक्चर है 33 मेंबर है, स्ट्रक्चर है इसका 32+1 का, जो हेड होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके अंदर हेड होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके अंदर हेड होता है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 36वें नंबर का। 37वां सवाल बताइए, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस दैट इन्फेक्ट द डेटा फाइल्स, दैट इन्फेक्ट द डेटा फाइल्स, डेटा फाइल्स को कौन सा ऐसा वायरस है जो प्रभावित करता है? आज मैंने वायरस की क्लास भी ली थी, आज मैंने वायरस की क्लास भी ली थी, कौन सा वायरस है जो प्रभावित करता है? वो मैक्रो वायरस देखने को मिलेगा। पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है, मॉर्फोग्राफी होती है,
ये फोटो वगैरह के साथ आपको प्रभावित कर देता, आपको पता भी नहीं लगता। करेक्ट आंसर इसका मैक्रो वायरस आपको देखने को मिलता है, मैक्रो वायरस। 37वें नंबर का सवाल है। 38वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए अ न्यू क्रिकेट बॉल शैल वेट नॉट लेस देन 155.9 ग्राम नॉट मोर देन कितने ग्राम। जो वजन है वो 155 से लेके कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। 22.4 से लेकर 22.9 तो होनी चाहिए इसकी परिधि, सर्क्यूफेरेंस 22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर इसमें होती है, कि इससे अधिक परिधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये ओडीआई T20 नहीं, दिस इज ओनली टेस्ट, ये टेस्ट है, ये ओडीआई के लिए है, T20 के लिए है, और ये डे नाइट टेस्ट के लिए है, डे नाइट टेस्ट के लिए। करेक्ट आंसर है 163। 100 ये जीडी में आया हुआ था, लेटेस्ट था, तो मैंने सोचा कि आपको करा देता हूं हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 38 के बाद 39। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 के अनुसार जुलूस मार्ग का निर्धारण कौन करेगा। जुलूस मार्ग कहां से कहां तक निकलेगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट बताओ। सर 189 की पहली धारा के अकॉर्डिंग ये आपका एएसपी जो होता है, एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी साहब का ही काम होता है जो इस चीज को कर सकते हैं, इसमें याद रखना। ये रहा आपका 40वें नंबर का सवाल। विच सिटीज आर होस्टिंग द 2026 विंटर ओलंपिक्स, ये किसके द्वारा होस्ट की जा रही है, ठीक है, कौन इनको होस्ट करने वाला है, फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर, सर इसका मिलान और कोर्शिया हो जाएगा, मिलान और कोर्शिया इटली के शहर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर मैं होमवर्क के क्वेश्चन की बात करूं, होमवर्क का क्वेश्चन आपको देता हूं ये वाला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बंद पत्र का मतलब क्या होता है, ये होमवर्क है, दिस इज होमवर्क। अच्छा एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, यूपीएससी यूपी पुलिस वाले छात्र थोड़ी बात को गौरपूर्वक सुनेंगे। मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, सिर्फ 2 मिनट बातें करूंगा, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट बातें हैं, थोड़ी सी भाइयों वाली बात हो जाए, भाइयों वाली बात है। देखो भाई, अब आपके पेपर में ज्यादा दिन बचे हैं नहीं, ठीक, तो हमें ना कुछ ऐसे टॉपिक्स करने पड़ेंगे जो बहुत जरूरी है। तो अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो काफी लंबे टाइम से फंसा पड़ा है, जो आप सोच रहे हैं कि वो टॉपिक हो जाए एक बार तो मजा आ जाए, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका काफी लंबे समय से फंसा पड़ा है, वो जरूर बताएं। वो मुझे जब बता दो, अभी बता दो, ताकि मैं कल उस चीज को शेड्यूल करा पाऊं, उस चीज को शेड्यूल करा पाऊं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों के चैनल के ऊपर, आप लोगों के चैनल के ऊपर एक सीरीज जो चल रही है, प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं, ये जो सीरीज चल रही है 30 डेज में 30 टॉपिक्स को कवर कराने की जो सीरीज चल रही है, काफी अच्छी सीरीज चल रही है, माहौल पूरा खींच रखा है इसके अंदर, अच्छी अच्छी चीजें इसमें हो रही हैं, उनको देख के रखना। अब जैसे आज मैंने साइबर सिक्योरिटी कराई, बहुत अच्छी क्लास थी, यूपीजीके के मैंने 2 लेक्चर्स लिए, अच्छे अच्छे रहे, दोनों बढ़िया लेक्चर्स रहे। तो इसी प्रकार से आप मुझे बताओ थोड़ा सा कि आप लोगों के लिए ऐसा कौन सा नेक्स्ट पॉइंट आपको कराया जाए, बताओ। ऐसा करना, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कौन सा यहाँ पर टॉपिक कराया जाए, इंपोर्टेंट कमेटीज करा दो, ठीक है। हाँ भाई, उतनी जो मूल विधि कराई है वो सफिशियंट है, जो बचा है वो कल। अच्छा कल हिस्ट्री का वन शॉट भी डालने का प्रयास करें, ठीक है, चलो जल्दी मिलते रहेंगे। ठीक है, आज 10:30 बजे वाली क्लास नहीं होगी, क्योंकि समय पहले ही काफी ज्यादा हो चुका है, पहले ही समय काफी ज्यादा हो चुका है, 10:30 वाली क्लास नहीं होगी। ठीक है, आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, अब आपसे कल मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।